आज हम आपसे बात करने चल रहे हैं यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला के बारे में। यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला 3 देशों में दिखाई देती है। पहला होता है दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस यानी फ्रांस देश है। एक है उत्तरी स्पेन यानी उत्तर स्पेन देश में है, और एक है इटली देश में। जो टीजीटी पीजीटी में प्रश्न, जो टीजीटी का जो सिलेबस होता है, हालांकि सिलेबस में टीजीटी में नहीं है, लेकिन यहाँ यूरोपीय कला से भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। और आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि यूरोपीय कला से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह टीजीटी में बहुत ही ऊपरी हिस्से से पूछे जाते हैं। ऊपरी हिस्से का मतलब बहुत ही नॉर्मली तरीके का रहता है। उसी के बारे में आज हम बात करने चल रहे हैं आपसे, और इसमें हम आपको बहुत ही नॉर्मली तरीके से बताएंगे ऊपरी हिस्सा खास तौर से। आपको देखना है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में 3 देशों में सबसे बड़ी बात आती है। 3 देशों में प्रागैतिहासिक कला का विकास हुआ। हालांकि जो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला है और जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला है, दोनों में फ़र्क है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला और भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है। कंपटीशन में आपको सिर्फ टॉपिक वाइज टॉपिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको उस तरीके से याद रखना है, और यहाँ पे आपको लिखना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन तरीके से याद रखना है, किस तरीके से जानना है और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम आपसे बात करने चल रहे हैं। ध्यान देखना है कि दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस। ध्यान, पहली बात तो यह आता है कि पूरा यूरोपीय जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो क्षेत्र है, एक प्रश्न बनता है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो क्षेत्र है, चित्रों का क्षेत्र जो है उसको किस नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। इन पूरे यूरोपीय का, यह पूरे तीनों देशों का जो प्रागैतिहासिक कला का जो क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र, ठीक है। यानी कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो क्षेत्र है इसको फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यानी हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि फ्रांस की जो देश है, और स्पेन जो देश है, और इटली जो देश है, तीनों देशों में जो प्रागैतिहासिक कला का चित्रों की खोज हुई उसको किस नाम से जाना गया, उसको फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखना है इस बात को कि फ्रैंको कैंटाब्रियन, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि फ्रैंको कैंटाब्रियन क्या है। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्या है, तो यह बहुत टीजीटी का नॉर्मली सवाल है। यानी कि यह टीजीटी का अगर दृष्टि से पूछ लिया जाए कि फ्रैंको कैंटाब्रियन क्या है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह प्रागैतिहासिक क्षेत्र है, ठीक है। यानी क्या है, प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। अब बात आती है कि फ्रैंको कैंटाब्रियन में यह जो गुफाएं मिली हैं, प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रों की जो गुफाएं हैं वह इसी क्षेत्र के अंतर्गत दिखाई देती हैं। और लेकिन अब यहाँ पे जो घाटी की अगर हम बात करें, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की जो घाटी है, यानी कौन सी घाटी के अंतर्गत इसका विकास हुआ, तो दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की जो गुफाएं हैं, जो घाटी हैं, यह ब्यून घाटी के नाम से जाना जाता है, ब्यून घाटी। और जो उत्तरी स्पेन है इसको पेरिनीज घाटी के नाम से जाना जाता है, पेरिनीज घाटी, ठीक है। पेरिनीज घाटी और ब्यून घाटी। यानी हमारे कहने का तात्पर्य यह रहा कि यह घाटी है जो उत्तरी स्पेन में स्थित है, और यह घाटी दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की जो गुफाएं हैं वह ब्यून घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यानी हमारा कहने का तात्पर्य यह रहा कि यह जो घाटियां हैं, यह पेरिनीज घाटी के अंतर्गत उत्तरी स्पेन है, और ब्यून घाटी के अंतर्गत दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाएं हैं। अब एक बात और हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की जो गुफाएं हैं उसमें कौन कौन सी गुफाएं प्राप्त होती हैं, हम आपको बहुत ही नॉर्मली तरीके से बताएंगे, और आपको सिर्फ ध्यान से समझना है। और समझने के साथ साथ यहाँ पे आपको यह देखना है कि दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के अंतर्गत और उत्तरी स्पेन के अंतर्गत कौन कौन सी गुफाएं प्राप्त होती हैं, जो कि टीजीटी और पीजीटी में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखते हैं
सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाएं, यानी फ्रांस देश में। फ्रांस देश की बात करें तो फ्रांस देश में कौन कौन सी गुफाएं हैं, इसमें एक बात आती है जैसे कि लास्को गुफा है पहला नंबर। दूसरा नंबर है लेत्राफेयर्स, इसको तीन भाइयों की गुफा कहा जाता है, तीन भाइयों की गुफा, ठीक है। अब लेत्राफेयर्स हो गया, इसके बाद ला कम्बारेली है, तीसरा ला कम्बारेली, और चौथा है आपका गरगास, पांचवा है आपका पेचमेरले, इसके बाद फोंत द गाम, इसके बाद एक और है ले टक द अडोबर्ट, यानी कि इतनी गुफाएं आपको दिखाई देती हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह रहा कि फ्रांस में जो गुफाएं हैं वह लास्को गुफा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से बनता है। टीजीटी में जो हमेशा पूछा जाता है वह आपको लास्को गुफा के क्षेत्र से ही पूछा जाता है। कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है, किस रंग से बनाया गया है, कौन से आखिर प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में सबसे ज़्यादा आपको लास्को गुफा से ही इसका वर्णन मिलता है। अब बात आती है तीन भाइयों की गुफा या लेत्राफेयर्स। अब लेत्राफेयर्स के बारे में, इनके सब के बारे में आपको नाम याद रखना है। अब नाम याद रखना है, किस तरीके से याद रखना है, इसके बारे में हम आपको अभी बता देंगे। देखिए, यह लेत्राफेयर्स जो तीन भाइयों की गुफा है, इसको खोज करने का श्रेय खास तौर से तीन भाइयों को जाता है, इसलिए इसको तीन भाइयों की गुफा के नाम से जाना जाता है। ला कम्बारेली है, गरगास है, पेचमेरले है, फोंत द गाम है, ले टक द अडोबर्ट है। अब ध्यान रखना है कि उसमें आपको प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन, यह गुफा किस देश में स्थित है, यह प्रागैतिहासिक कालीन गुफा किस देश में स्थित है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह किस देश की है। हमने आपको बताया कि दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की जो गुफाएं हैं वह आपको 7 गुफाएं दिखाई देती हैं। खास तौर से गुफाएं तो बहुत हैं लेकिन छोटी बड़ी मिला करके, लेकिन ये जो मेन बात हम आपको बताने चल रहे हैं वह खास तौर से 7 गुफाएं दिखाई देती हैं। 7 गुफाओं का जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं। पहला होता है लास्को गुफा के साथ साथ लेत्राफेयर्स गुफा, दूसरा ला कम्बारेली, चौथा गरगाश है, पांचवा पेचमेरले है, छठा फोंत द गाम है, और सातवां ले टक द अडोबर्ट है। आपको याद किस तरीके से करना है हम आपको बता देते हैं। एक ट्रिक आप याद कर लेंगे तो वह हमेशा आपको याद रहेगा, यानी आप उसको भूलेंगे नहीं। पहली बात तो आप यह जो दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के जो गुफाएं हैं उसको याद करने का हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक किस तरीके से आपको याद करना है, यह याद करना है आपको ले ला फा ग पे, ले ला ला फाग पे, यानी कहने का तात्पर्य है कि ले से होता है लेत्राफेयर्स, ठीक है। और एक ले से वो हमने आपको बताया कि ले टक द अडोबर्ट, एक वो से होता है लास्को, और एक ला से होता है ला कम्बारेली, और एक से फा से होता है फोंत द गाम, एक से होता है गरगास, और एक से होता है पेचमेरले। यानी हमने आपको एक ट्रिक बताया। ट्रिक में क्या बताया कि लेत्राफेयर्स, ले टक द अडोबर्ट, 2 ले का हो गया, यानी एक ले से होता है लेत्राफेयर्स, एक ले से होता है ले टक द अडोबर्ट, एक ला से होता है लास्को, एक ला से होता है ला कम्बारेली। गुफाएं हैं,
दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाएं हैं। यह सारी गुफाएं हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अब एक से होता है फोंत द गाम, एक से होता है गरगास, एक से होता है पेशमेरले। अगर आपको यह याद हो जाएगा, ले ले ला ला फा ग पे, यानी से यह अगर आपको ट्रिक याद हो गया तो आप ये सारी गुफाओं को याद कर सकते हैं कि यह किस देश में स्थित है। किस देश में है? फ्रांस के दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के ब्यून घाटी क्षेत्र में स्थित है। एक प्रश्न यह बनता है कि दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के जो पूरा यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो क्षेत्र है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो क्षेत्र है वह फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको बताएं कि यह आपका रहा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाएं, इतना आप जरूर याद रखेंगे। अब हम आपको लेके चलेंगे कि अगला जो है वह है इटली की गुफाएं। हमने आपको 3 देशों के बारे में बताया था, अभी हम इसके बारे में पूरी जानकारी हम नहीं बता रहे हैं आपको। अभी हम इसके बारे में डिटेल करेंगे। लास्को में कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है, कौन सा रंग यूज किया गया है, किस जगह से प्राप्त हुआ है, कौन सी इसको खोज करने का श्रेय किसका रहा, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे आपसे। चलिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इटली गुफा के बारे में। इटली देश के बारे में कौन कौन से गुफाएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं इटली देश के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितने? 4, मुख्य रूप से 4 गुफाएं। आपको याद रखना है कि 4 गुफाएं कौन कौन सी। एक होता है, इसको हमने भी ट्रिक बनाया हुआ है। एक होता है, पहली बात तो 4A रोमानेली, यह ट्रिक जो है इटली देश का ट्रिक क्या है? 4A रोमानेली, ठीक है, रोमानेली, 4A रोमानेली, ठीक। रोमानेली आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, एक ही में कर सकते हैं। अब हम आपको इसका जो पूरा वर्णन करेंगे। 4 से, यानी कि इटली देश में केवल और केवल 4 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी? 4। कौन कौन सी? ए से होता है एत दौरा, ठीक है। रोमा से होता है रोमानेली, और लीश से होता है लिवांजो, और नेश होता है निवेशी, लिवांजो निएसी। देखिए, लिवांजो, निएसी, रोमानेली, इदौरा, ये 4 गुफाएं हैं। इटली देश में 4 गुफाएं हैं। हमने आपको बताया कि 4A रोमानेली, ए से हुआ इदौरा, रोमा से हुआ रोमानेली, नेश हुआ निएशी और लीश हुआ लिवांजो। 4 गुफाएं आपको इटली देश में प्राप्त हुई हैं। चारों गुफाओं का जिक्र हम आपको आगे चल करके करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें जो लिवांजो गुफा है, यहाँ से एक गधे का चित्र प्राप्त होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर से यही पूछा जाता है कि लिवांजो गुफा किस देश में स्थित है, और किस देश में है? यह इटली देश में स्थित है। और हमने आपको दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का बता दिया। इटली देश में बताया कि 4 गुफाएं हैं। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में 7 गुफाएं हैं जो मुख्य रूप से मानी जाती हैं। अब इसके बारे में हम आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। एक देश और बचता है जिसको हम उत्तरी स्पेन के नाम से जानते हैं। तो स्पेन के अंतर्गत जो उत्तरी हिस्सा है स्पेन का, वहाँ पे गुफाएं प्राप्त होती हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब यह ध्यान रखना है आपको, अगर एक पेपर देते समय अगर आपको याद नहीं आता कि कौन कौन सी गुफाएं कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह दोनों ट्रिक आप याद कर लीजिए। और वह जो बचता है बाकी गुफाएं, अगर इस ट्रिक के माध्यम से अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप यूँ समझिए कि वह हमारा उत्तरी स्पेन की गुफा है। उत्तरी स्पेन के अंतर्गत जैसे अल्तामीरा हो गया, क्वालानाज हो गया, पिंडाल हो गया,
और नियो गुफा हो गया, लाफिलेटा इत्यादि गुफाएं हैं, लेकिन खास तौर से 5 गुफाएं हैं। हम आपसे वो भी बात कर लेते हैं। उत्तरी स्पेन के अंतर्गत उत्तरी स्पेन के अंतर्गत हम ध्यान रखेंगे कि मुख्य रूप से 5 गुफाएं हैं। सबसे पहले जो गुफा आती है अल्तामीरा आती है, अल्तामीरा। और दूसरी जो गुफा है आपका यह है कोवालानाज, और अगली जो गुफा आती है तीसरी करके उसका नाम है नियो गुफा। और अगली जो गुफा है चौथा करके वह है पिंडाल। क्या है? पिंडाल। और इसके बाद एक गुफा 5वां करके बनती है जिसको लापिलेटा के नाम से जानते हैं, पिलेटा। ध्यान रखें, यह 5 गुफाएं उत्तरी स्पेन में स्थित हैं, जिनमें से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है अल्तामीरा। हम आपको 2 बातें बता रहे हैं। एक आपको 3 गुफाओं को जिक्र अभी हम आपको करेंगे। ये 5 गुफाओं को उत्तरी स्पेन में आप जरूर याद रखेंगे, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह क्या पूछा जाएगा इनके बारे में अभी हम आपको चर्चा करेंगे। हालांकि 2 गुफाओं के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी है। थोड़ी का मतलब कि यह किस देश में स्थित है, कौन इसकी खोजकर्ता कौन है, कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है और इसको किस नाम से जाना जाता है, यह कहाँ पे स्थित है, यह सारी बात इसका जिक्र करेंगे। यह पांचों के पांचों गुफाएं आपको पेरिनीज घाटी में देखने को मिलती है। पेरिनीज, कौन सी घाटी? पेरिनीज घाटी, ठीक है। पेरिनीज घाटी में आपको यह देखने को मिलेगी। पेरिनीज घाटी आप जरूर याद रखेंगे। पेरिनीज घाटी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तरी स्पेन के अंतर्गत आपको केवल पेरिनीज घाटी में ही गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अगली बात कर लेते हैं कि हम आपको 3 पॉइंट बता रहे हैं। पूरे अगर हम यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला का जो गुफाएं हैं वह जो महत्वपूर्ण क्षेत्र की दृष्टि से हैं, सबसे महत्वपूर्ण कि वह मुख्य रूप से 3 गुफाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछी जाती हैं। एक होता है आपका लास्को और एक होता है आपका अल्तामीरा। अब अल्तामीरा, लास्को। तीसरा आपका होता है लिवांजो। अब यह ध्यान रखना है, यह आपका दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की है। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की है। यह उत्तरी स्पेन की है, उत्तरी स्पेन। और यह इटली की है, इटली, ठीक है। यह ध्यान रखना है कि यह 3 गुफाएं टीजीटी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। टीजीटी में आपको यह तीनों गुफाओं के बारे में ज़रूर याद रखना है। खास तौर से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। 3 गुफाओं को आप जरूर जिक्र करेंगे और ख़ास तौर से हम इसी के बारे में जिक्र डिटेल तरीके से करने चलेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम आपको थोड़ी सी यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला में पुस्तकों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं और इंडियन में जितने भी लोग पुस्तक लिखे हैं उनके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। कौन कौन से लोग उन्होंने प्रागैतिहासिक कला के क्षेत्र में पुस्तक लिखी है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो पुस्तक के बारे में हम चर्चा कर देते हैं थोड़ी सी। पुस्तक में जैसे हमने बात किया कि पिगाट महोदय हैं, पिगाट महोदय की जो पुस्तक है वह किस नाम से जानी जाती है? प्रागैतिहासिक कला पे भी इन्होंने पुस्तक लिखी है, प्री हिस्टोरिक इंडिया, ठीक है। प्री हिस्टोरिक इंडिया के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है, पहला हो गया। दूसरा आते हैं आपके ब्राडिक महोदय हैं।
ब्राडिक महोदय जी ने कौन सी किताब लिखी है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। ध्यान रखना है, यह इंडिया है या पेंटिंग है, या इंडिया या पेंटिंग या पिगाट या ब्राडिक, बाकी सब एक ही है। आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, यह कंफ्यूजन की बात रहती है। लियोनार्ड एडम, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। लियोनार्ड एडम महोदय ने प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया लिखे हैं। प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया, प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसको प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हल्दर जी लिखे हैं, लेकिन हम उनको आपको इंडियन में बता देंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए कि एक डॉक्टर जगदीश गुप्त भी हैं, इन्होंने भारतीय कला पे ज़्यादातर लिखा हुआ है। भारतीय डॉक्टर जगदीश गुप्त, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ठीक है। हालांकि यह डॉक्टर जगदीश गुप्त यह पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर से इन्होंने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला में मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर का ज़्यादातर इन्होंने अपने इस किताब में वर्णन किया है। यह 4 व्यक्तियों का पुस्तक जरूर याद रखेंगे, यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट के अंतर्गत आता है। प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग और प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इतनी बातें आपको जरूर याद रखना है। ये कितने 4 किताबों को आप हमने नाम बताया है, या यह पुस्तक आप जरूर याद रखेंगे, प्रागैतिहासिक कला की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बात करने चल रहे हैं फ्रांस की गुफाओं में जिक्र करना। अब डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बातें बता दें। बताना यह है कि इंडियन जो प्रागैतिहासिक कल्चर है, यानी इंडियन जो प्रागैतिहासिक कला है और यूरोपीय जो प्रागैतिहासिक कला है, उनमें आपको फर्क देखने को मिलता है। हालांकि सिद्धांत दोनों के एक ही हैं, वर्णन दोनों का एक ही है, जिक्र दोनों का एक ही है, यहाँ का भी आखेट पे विषय वस्तु रही है। यह तो आप जानते ही हैं कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला के अंतर्गत जो विषय रहा, केवल और केवल एक आखेट का शिकार, यानी आखेट का मतलब शिकार करना ही रहा। उनका यह विश्वास था, जैसे आप जानते हैं कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में जो आखेट का जो मूल विषय माना जाता है वह होता है शिकार करना। शिकार का मतलब आखेट करना। आखेट उनका यह मानना था कि जब हम किसी भी जानवर पे या किसी भी पशु को अपने अंतर्गत तभी कर सकते हैं जब उसका हम चित्र बना करके शिकार करने जाएं। यही कारण रहा कि यूरोप, चाहे वह भारतीय हो चाहे वह यूरोपीय हो, जो भी आदि मानव रहे, उन्होंने अपना एक जिस पशु का शिकार करने उन्हें जाना था तो वो पहले चित्र बनाते थे, और चित्र बनाने के बाद तब वो शिकार करने के लिए जाते थे, जो कि आज भी आपको खास तौर से एक चित्र खास तौर से उसकी एक पहचान दिखाई देती है। हालांकि यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि जिस समय की मनुष्य को यह तक नहीं पता था कि कला किस बेस पे होती है, क्या उसके अंतर्गत वह कला दिखाई देती है जो कि मनुष्य के अंतर्गत होती है। हालांकि वह प्रागैतिहासिक मानव के अंतर्गत इस प्रकार की कला का वर्णन या जिक्र कहीं नहीं मिलता। हालांकि यही कारण है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों में खास तौर से आपको न तो परिप्रेक्ष्य का प्रयोग पूरी तरीके से किया गया है, न रंगों का प्रयोग पूरी तरीके से किया गया है, न लाइन का पूरी तरीके से प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में कला का कोई भी तत्व पूरी तरीके से रूपांतरित नहीं होता है। अब रही बात
हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला के अंतर्गत, चाहे भारतीय प्रागैतिहासिक कला के अंतर्गत आप देखेंगे तो किसी भी कला के किसी भी तत्व, किसी भी संयोजन, किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया है। और रही बात कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंतर्गत, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंतर्गत केवल और केवल आपको एक रेखा का प्रयोग किया गया है और वह रेखाएं आपको कोणात्मक नजर आती हैं। हालांकि आप ये जानते हैं कि रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा। लेकिन प्रागैतिहासिक आप यूँ बात करिए कि चाहे वह भारतीय हो, चाहे वह यूरोपीय हो, दोनों दोनों यानी कि चाहे इंडियन कल्चर, चाहे यूरोपीय कल्चर, दोनों देशों में जो आपको चित्र प्राप्त होते हैं प्रागैतिहासिक कला में, उनमें न आकाश का प्रयोग किया गया है, न पेड़ का प्रयोग किया गया है, न तो किसी खास तौर से न किसी ज्यामिति यानी कि लयात्मकता रेखाओं का प्रयोग किया गया है। उसमें केवल और केवल एक आपको ज्यामिति रेखाओं का प्रयोग किया गया है। और वह इसी कारण है कि भारतीय कला में प्रागैतिहासिक काल में पूर्ण रूप से आपको रेखाएं ही दर्शाती हैं। कला का जो परिप्रेक्ष्य है वह केवल और केवल रेखाएं ही दर्शाती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने चल रहे हैं आपसे अगले पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है विस्तृत तरीके से दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाएं। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाएं किस तरीके से हैं, इसके बारे में हम आपसे जिक्र करने चल रहे हैं। और आपको बहुत देखिए, हमारा यह सिद्धांत नहीं है कि हम आपको पूरी तरीके से डिटेल में बात करेंगे। जो आपके टीजीटी में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करने चल रहे हैं दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाएं के बारे में। ठीक है, डिटेल में। सबसे पहले हमने आपसे बताया था लास्को गुफा। लास्को गुफा के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, बेहद इम्पोर्टेंट है। चाहे आप टीजीटी में हो, चाहे आप पीजीटी में हो, लेकिन यह लास्को गुफा काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट के अंतर्गत आता है। लास्को गुफा यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, टीजीटी में भी पूछे गए हैं, पीजीटी में भी पूछे गए हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं सबसे कि इसकी खोज का जो श्रेय है 1940 ईस्वी में है। खोज आपको जरूर याद रखना है, 1940 ईस्वी खोज किसके द्वारा? रिवेयर के द्वारा। आप देखिए, आप कोई किसी भी तैयारी करने का कोई भी पहले आप नोट्स बनाइए। नोट्स यानी कि एक शॉर्टकट का नोट्स। जैसे हम आपको बता रहे हैं लास्को गुफा के अंतर्गत खोज करने का श्रेय 1940 ईस्वी। अब यह किसने किया? रिवेयर ने किया, रिवेयर। लेकिन यह जो गुफा की खोज की गई, आप इतना ही लिखिए, डिटेल मत लिखिएगा, इतना ही लिखिए। एग्जाम जब से ही आपके पास एग्जाम आता है, परीक्षा आती है, आप वैसे यही नोट्स आप जब बनाए रहेंगे तो आगे चल करके यही आपके उस समय काम आता है। क्योंकि उस समय आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको पूरा नोट्स अच्छी तरीके से अध्ययन करें। यह जो आप बनाएंगे शॉर्टकट में, यही आपको स्टडी करना है उस समय। ठीक है, लास्को गुफा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि लास्को गुफा की खोज 1940 ईस्वी में रिवेयर के द्वारा की जाती है। अब अगला आता है, यहाँ से आपको एक वृषभों वाला कक्ष मिला हुआ है। ध्यान रखना है, क्या से चीजें मिली हैं? वृषभों वाला कक्ष, वृषभों वाला कक्ष। ठीक है, वृषभों वाला कक्ष है। और यहाँ से खास तौर से यहाँ पे एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह है आपका घायल वृषभ। घायल वृषभ। वृषभ तो आप जानते ही हैं, वृषभ का मतलब होता है बैल। यानी क्या होता है? वृषभ का मतलब होता है बैल, यानी घायल वृषभ। हालांकि आप यह बैल का अंकन यूरोपीय भारतीय प्रागैतिहासिक कला के अंतर्गत आपको कहीं नहीं दिखाई देता है। बैल का चित्रण, वृषभ यानी बैल का चित्रण नहीं हुआ है। यह आप पूरी तरीके से स्टडी करिए और आप देखिएगा कि बैल वृषभ
यानी कि बैल का अंकन आपको यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला के अंतर्गत दिखाई देता है, लेकिन आपको भारतीय प्रागैतिहासिक कला के अंतर्गत नहीं दिखाई देता है। अब ये हमने आपको बताया कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में यह जो घायल वृषभ है, इसको भाला लगने के कारण, यानी भाला लगने के कारण किस अवस्था में दिखाया गया है? मरणासन अवस्था में दिखाया गया है। मरणासन अवस्था, यानी कि घायल वृषभ का जो चित्र है यह भाला लगने के कारण मरणासन अवस्था में दर्शाया गया है। ठीक है, यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। और हम इसको लास्को गुफा के बारे में चर्चा करते हैं, आप ध्यान से देखिए।